मैं हूं सुमन, आप देख रहे हैं सिंगिंग यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अहम टॉपिक है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल टॉपिक के ऊपर। तो आज नेशनल टॉपिक हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। इस पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबी शेड्यूल के ऊपर, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जारी किया गया है। तो उसको नजर आएंगे और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मुल्क के साथ में जो हलचल अभी मची हुई है, अब जो जोर तो जारी है, जो एक वीडियो भी अभी पिछले दिन आई है सेंट इलेक्शन पिछले 2018 के सेंट इलेक्शन के हवाले से, तो उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। उसमें भी देखेंगे कि इसके और क्या क्या चीज़ें होती हैं माजी में, तो उसके भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो कल का क्या देखते हैं कि एक रिसेंट इंटरव्यू था A1 न्यूज़ को, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल की तकरीर जो थी इमरान खान की, जो मियावाकी जो है ट्री प्लांटेशन कैंपेन जो है, उसको भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकते हैं और किस तरह से हम इनको फ़ायदा जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो इसके अलावा हम मज़ीद जो टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल टॉपिक्स में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। इंटरनेशनल टॉपिक्स में हम जो देखेंगे फ़लस्तीन के जनरल इलेक्शन के ऊपर, कि फ़लस्तीन के जनरल इलेक्शन जो है वो 15 साल बाद जो है वो मुनक़्क़िद होने जा रहे हैं। तो उसमें फ़लस्तीन के दो सियासी जमात, जो बड़ी सियासी पार्टियाँ समझ जाती हैं, हमास और फतह, इन दोनों का मुकाबला होगा और देखा जाएगा कि कौन जो है इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन में मार्का अंजाम देता है, यानी कौन कामयाबी हासिल करता है। और ये इलेक्शन 15 साल बाद मुनक़्क़िद हो रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही अहम है। और उसके बाद से वो अभी रिसेंटली जो अभी पीछे मामला चल रहे हैं कहते हैं इसराइल को और मुल्क के साथ, वो भी इसमें भी बहुत ही अहम ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जो इसके अलावा जो हम मज़ीद जो डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल टॉपिक्स में, वो करेंगे जो बाइडेन साहब ने जो भी रिसेंटली अपनी पॉलिसी चेंज की है अरब कंट्रीज़ के वाले से, जिसमें उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने हुसी बागियों को जो दहशतगर्दी की फलिस से निकाल दिया है। और इसके अलावा जो बड़ी तेज़ी से अपनी जो चेंजेस हैं फ़ॉरेन पॉलिसी में वो तेज़ी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर भी उन्होंने इस्लाहात का ऐलान किया है। इसके अलावा जो हम ये भी देखेंगे कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं, और इंडिया पाकिस्तान के हालात तो एक तरफ, लेकिन चाइना और इंडिया के हालात जो हैं उसमें अब एक बड़ी पेशरफ हुई है, जिसमें इंडिया ने फाइनली सरेंडर डॉक्यूमेंट जो वो साइन कर दिया है और उन्हें तस्लीम कर लिया कि हम शिकस्त खा चुके हैं चाइना से। और इस हवाले से हम जो क्या कहते हैं कि उनके जो अपोजिशन लीडर हैं इंडिया के राहुल गांधी साहब, उनका भी हम स्टेटमेंट देखेंगे कि उन्होंने कैसे मोदी को लताड़ा और कैसे उन्होंने मोदी की कमज़ोरी बुज़दिलियों को उन्होंने अयान किया दुनिया के सामने। तो इसके अलावा फिर हम फर्दर टॉपिक्स में देखें तो सुबह चलते हैं नेशनल टॉपिक्स को। नेशनल टॉपिक में बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। उसमें जो हम आज पहली दफ़ा देखेंगे वो देखेंगे कि सेनेट इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है सेनेट इलेक्शन 2021 का जो इंतखाबी शेड्यूल था, जो इंतखाबी शेड्यूल जो था वो जारी कर दिया है 2021 का। और उसमें अब उन्होंने कहा है कि कागजात नामजदगी जो है उम्मीदवार सेनेट के जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो 13 फरवरी तक जो है वो जमा करवा सकते हैं। और इसके अलावा उनकी जो कागजात नामजदगी जाँच पड़ताल जो होगी वो होगी 18 फरवरी तक। और फिर उसके बाद जो है 21 फरवरी तक जो है वो फिर कहते हैं कि 20 फरवरी तक जो है अपीलों का फैसला कर दिया जाएगा, जो भी बीच में डिस्प्यूट्स आएंगे। और फिर 21 फरवरी को जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो वेज़ा की जाएगी कैंडिडेट्स की, जो कि उम्मीदवार होंगे सेनेट इलेक्शंस में। फिर उसके बाद 22 फरवरी तक जो है वो उम्मीदवार जो है अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले सकते हैं। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद जो 3 मार्च की तारीख है वो पोलिंग डे मुकर्रर किया गया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 3 मार्च 2021 को जो है वो पोलिंग होगी 48 नशिस्तों के ऊपर सेनेट की, जो कि खाली होने जा रही हैं आइंदा कुछ दिनों में। चूँकि अभी 54 या 56 नशिस्तें जो वो खाली होने जा रही हैं इस वक्त सेनेट की 8 मार्च 2021 को। तो उसके हवाले से अभी जो इलेक्शन कंटेस्ट होगा वो होगा 48 सीट्स के ऊपर, जो कि एम्पटी होंगी सेनेट में। तो ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा इस दफ़ा, और देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स जो है सेनेट की वो ले पाती है और कौन सी पार्टी जो अपनी अक्सरियत बनाने में कामयाब हो पाती है। तो इस वाले से घमसान का रन पड़ चुका है। वो कहते हैं ना कि सेनेट इलेक्शन का जो मेला है वो सच चुका है। मेला कह लें या उसको मंडी कह लें, सेनेट इलेक्शन की मंडी सच चुकी है, सेनेट इलेक्शन मेला सच चुका है। तो ये दोनों बातें ही सेम है। तो इस वाले से देखा जाएगा। तो अब देखना ये कि तमाम पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के नाम जो है वो अब तकरीबन फाइनल कर लिए हुए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़े बड़े नाम सामने हैं, जिसमें यूसुफ गिलानी साहब, शाहिद रहमान साहब और दूसरे फतहुल्लाह बाबर साहब और दीगर नाम जो शामिल हैं। तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं, जबकि मुस्लिम नून की तरफ से वो वही पुराने नाम जो है वही आगे रिपीट किए गए, जिसमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, फिर आगे दूसरे जो सेनेटर्स थे उनकी लिस्ट भी है, क्योंकि पुराने नाम ही है। इसमें नए नाम से एक दो ही हैं, जिसमें आज़म नितार साहब हैं, 2 और नाम है, वो इस पर दफ़ा नून लीग की कैटेगरी में शामिल किया लिस्ट में शामिल किए गए हैं सेनेट इलेक्शन की।
देखिए पीटीआई के सेनेट के इलेक्शन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी फाइनल हो तक मतलब में दाखिल हो चुकी है, जिसमें तमाम उन अहम शख्सियात को जो है वो सेनेट की टिकट से दिए जाने लगे हैं। तो इस बार देखना पड़ेगा कि ये इलेक्शन जो है वो किस वक्त जाते हैं, क्योंकि अब जोड़ का जो आगाज़ है वो इस वक्त तेज़ तर हो चुका हुआ है और तमाम पार्टियाँ जो है दूसरी पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के जो है उनके पंदे जो तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस वाले से पीटीआई के दो नाराज़ अरकान को जो है मुखालिफ पार्टियां जो हैं इनकी अपोजिशन पार्टी जब वो उस वक्त तोड़ चुकी हुई हैं और दो जो अहम मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज हैं जो है वो उस वक्त लड़की का ऐलान कर चुके हैं। जैसे इसी तरह का सिलसिला जो है अपोजिशन पार्टी में शामिल जारी सारी है और वहाँ पर भी एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो जो उन पार्टी में जो बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन चुका हुआ है। और देखना ये है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है क्या डिसाइसिव मोड में क्या डिसाइसिव फैसला करते हैं और किसके हक में वोट देते हैं सेनेट इलेक्शन 2021 में। तो ये देखना बहुत ही बाकी है अभी। और ये भी देखेंगे कि इन इलेक्शंस में फाइनल मेजॉरिटी कौन सी पार्टी लेती है, क्योंकि अभी जो एक्सपेक्टेड रेशो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि पीटीआई जो है वो इन इलेक्शंस में सेनेट इलेक्शन में जो है वो मैक्सिमम जो उनकी तादाद हो सकती है पीटीआई की सेनेट इलेक्शंस में वो 27 तक पहुंच सकती है, यानी 27 सेनेटर्स जो है वो पीटीआई के मुंतखब हो सकती हैं। और अगर इत्तेहादियों की भी सीटें साथ इसमें मिलाई जाए उसकी कामयाबी का रेशो देखा जाए तो ये सिस्टम जो है वो बढ़ के जो है 50 तक भी 40 to 50 तक भी पहुंच सकती हैं। तो ये ऑल डिपेंड करता है एफर्ट्स के ऊपर, कोशिश के ऊपर और पार्टी कारकुनान की सिंसेरिटी के ऊपर कि वो इलेक्शन डे के ऊपर अपना वोट का इस्तेमाल सही करते हैं। और अगर ये सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि तमाम चीज़ों का दूध और दूध और पानी पानी हो जाए और तमाम लोगों को पता चल जाए कि कौन सा सेनेटर जो है वो डिसेंट करके दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है, कौन सा सेनेटर जो है वो अपनी पार्टी से लॉयल्टी शो कर रहा है और पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए वोट दे रहा है। और ताकि इससे न सिर्फ ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, बल्कि जो पैसे का इस्तेमाल है सेनेट इलेक्शन जो माजी में होता रहा है उसका भी तदारुक किया जा सकेगा। और माशरे में जो एक तरह से ये कैंसर फैल चुका था करप्शन का और ये बारगेनिंग का, हॉर्स ट्रेडिंग का, ये भी इसका भी खात्मा मुमकिन हो सकेगा। तो ये देखना बाकी है कि इन इलेक्शंस में जो है ये सेनेट इलेक्शन से है ये बढ़ती कौन लेता है और कौन जो है इन इलेक्शन में लीड लेने में कामयाब हो पाता है। बहरहाल अगर जमीयत उलमा पाकिस्तान जमीयत उलमा फ़ज़ल के ऊपर देखें तो उसमें भी काफ़ी अहम नाम जो है उन्होंने नॉमिनेट किए हैं। तो उसमें भी अब एक जो नाम है उनका जो कहते हैं कामना मुर्तज़ा या मुर्तज़ा कामन जो मैं नाम से लिया तो उनको नॉमिनेट किया है जमीयत उलमा फ़ज़ल ग्रुप ने। और इसके अलावा और भी काफ़ी नाम हैं जो कि मौलाना फ़ज़ल की पार्टियों से नॉमिनेट किए गए सेनेट इलेक्शंस के लिए। तो ये अब तकरीबन तमाम पार्टियां जो है वो उस वक्त सेनेट इलेक्शन में जो है वो कंटेस्ट करने जा रही हैं और तमाम पार्टियां जो है वो उस वक्त जोर तोड़ का आगाज़ जो है वो कर रही हैं। और इस वक्त बिहाइंड द सीन जो है यानी कि पर्दे के पीछे जो है काफ़ी कार्रवाई जो है वो चल रही हैं और तमाम पार्टियां जो है वो क्लेम कर रही हैं कि जी हम जीतेंगे, वो कहते हैं हम जीतेंगे, वो कहते हैं हम जीतेंगे, लेकिन जीत का ऐलान जो है वो बाद में होगा, यानी कि 3 मार्च के वोटिंग के बाद होगा। तो देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस इलेक्शन में फतह हासिल कामयाबी हासिल करनी पाती है। तो लेकिन ये इलेक्शन जो है सेनेट इलेक्शन है इसलिए भी बहुत ही अहम है तीनों पार्टियों के लिए, तीनों बड़ी पार्टियों के लिए, क्योंकि अगर ये तीनों पार्टियां जो हैं इलेक्शन में बढ़ती हासिल कर लेती हैं तो तीनों पार्टियां जो है वो फिर ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकती हैं बल्कि पाकिस्तान को भी सही डायरेक्शन में डालने के लिए जो है एक मौसर अंदाज में कानून फसी का भी अमल तेज़ किया जा सकता है। तो it will be a very important, a very much interesting election which is going to be held on 3rd March 2021, and the representative of people will decide that who is going to be the चैम्पियन ऑफ सेनेट इलेक्शन 2021। सो इसी के साथ हम बात करेंगे उस वीडियो के ऊपर जो कि अभी पिछले दिन आई थी सेनेट इलेक्शन 2018 के सेनेट इलेक्शन के वाले से, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कुछ सेनेटर्स जो थे वो पैसे दे रहे थे, नोटरी गड्डियाँ गिन रहे थे और वो बहुत ही सबके सामने अयान था। तो बहुत ही बुरी तरह ये सिस्टम जो था वो बेनकाब हुआ, बहुत ही बुरी तरह से ये जो जितना भी हॉर्स ट्रेडिंग माजी में होती थी वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई। और ना सिर्फ वो तमाम लोग एक्सपोज हो गए जो कि माजी में कहते थे कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमने कोई अपना वोट नहीं बेचा, हमने कोई ज़मीन नहीं बेचा। तो वो अब बाय फेस और बाय वीडियो जो है वो उनका सबूत सामने आ चुका है कि किस तरह से वो ना सिर्फ पैसे रिसीव कर रहे हैं बल्कि उन पैसों को गिन भी रही हैं, उनका लालच किस तरह पैदा हो रही है और फिर वो किस तरह से जो है फिर बाद में जाकर उन्होंने अपना जो वोट जो था उन्होंने
मुबैन तौर पर जो है उन्होंने बेचा और दूसरी पार्टियों को दिया। ना सिर्फ ये बल्कि जो भी माजी में खिलवाड़ होता रहा सेनेट इलेक्शन और दूसरी चीज़ों में, तो वो भी अब सबके सामने ही है। तो अब देखना ये कि इन चीज़ों के बुरी तरह जो है ये चीज़ें जो है वो एक्सपोज हो रही हैं और ये पर्दे जो है आस्ते आस्ते करके एक एक हटते जा रहे हैं और नकाब जो है वो चेहरों से उतरते जा रहे हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो पब्लिक के सामने आया होती जा रही है और पब्लिक को पता चल रहा है कि माजी की ग़ुलाम गर्दिशों में क्या क्या चीज़ें होती रही हैं और माजी की जो पर्दे के पीछे जो था वो क्या क्या खेल खेले जाते रहे थे और माजी में क्या क्या किस तरीके से जो था वो हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे का इस्तेमाल करके जो था वो किस तरह से मुल्क को तबाह किया जाता था और मुल्क की आवाम को किस तरह से कर्ज़ों की दल में डुबोया जाता था, फंसाया जाता था, उनको ज़बरदस्ती धकेला जाता था। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब ने बुरी तरह एक्सपोज की हैं और ये बहुत ही अहम इक़दाम है इन चीज़ों को सामने लाने का। और जहाँ तक बात रही कि अब मौजूदा सेनेट इलेक्शन में कि क्या आया ये ओपन बैलेट्स होंगे या सीक्रेट बैलेट्स होंगे, तो ये भी अभी देखना बाकी है क्योंकि ओपन बैलेट जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा ना सिर्फ इन इलेक्शंस में बल्कि आने वाले इलेक्शंस में भी। और इससे ना सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा बल्कि जो पैसे का इस्तेमाल होता था माजी में तो वो भी अब फ्यूचर में इसका इस्तेमाल जो होगा वो देखने में नामुमकिन हो जाएगा और तमाम जो इसमें शफाफी जो होगी मज़ीद नुमायाँ हो जाएगी और फिर तमाम पार्टियाँ जो हैं वो बिला खौफ ख़तर जो है वो इन इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और फिर किसी पार्टी को भी ख़तरा नहीं होगा कि अंदेशा नहीं होगा कि भाई हमारा सेनेटर ख़रीद लिया गया या हमारा सेनेटर बिक गया या हमारे सेनेटर को रब्ता करके उसको मैनिपुलेट करके जो है उसका वोट ट्रांसफ़र करवा लिया गया। तो इस तरह से वो चीज़ें भी उनका ख़त्म हो जाएगा और आवाम का सबसे बड़ी बात है कि आवाम का एतमाद भी इन इलेक्शन के ऊपर बहाल होगा और आवाम भी फिर इस निज़ाम के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करने लगेंगे क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है कि आप निज़ाम के अंदर बैठ के यानी सिस्टम के अंदर बैठ के सिस्टम को ठीक करें क्योंकि सिस्टम के अंदर बैठ के सिस्टम को ठीक करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टफ़ किस्म का जॉब होती है और ये इतना आसान काम नहीं होता जितना आपको बाहर से नज़र आता है कि जी एक बंदा जो है वो सिस्टम में बैठा हुआ है और सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इतना 40 साल में इतना ज़्यादा उसको गल सड़ गया, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन फिर भी एक बंदा जो है वो अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उस निज़ाम को उसकी जो खामियाँ हैं, उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं या उसकी जो नकाइस हैं उसको दूर करे और उसको दोबारा से उस सिस्टम को जो है वो उसी सिस्टम में रहते हुए जो है वो आवाम की फलाह बहबूद और आवाम का ख्याल करे और आवाम को उस दलदल से निकाले जो कि जिसकी दलदल में आवाम 72 सालों से गिरे हुए थे। यानी कि वो सूरज जो आवाम 72 सालों में देखने जाते थे तरक्की और खुशहाली का, वो सूरज जो है वो इंशाअल्लाह ताला 2021 में जो है वो या 2023 में जो है इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो ज़रूर देखेंगे क्योंकि सिस्टम एक दिन में ख़राब नहीं होता, ये सिस्टम ख़राब होने में कई साल लगते हैं। यानी कि आप देखेंगे 72 साल में सिस्टम किस हद तक ख़राब हो चुका हुआ था। तो अब उस सिस्टम को ठीक करना ये उन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी है जिनके पास ये ताकत है, जिनके पास ये पावर है और सिस्टम को ठीक करना ना सिर्फ वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है बल्कि ये मुल्क की बका और सलामती के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। तो पीएम इमरान खान साहब जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को उन अहम चीज़ों को या जो भी अहम चीज़ें हैं उनको रिपेयर करें या उनको दुरुस्त करें और क्योंकि उनके सिस्टम के अंदर फाइट करना वो कहते हैं ना कि सिस्टम के बाहर बैठ कर सब बोलते हैं कि भाई ये यहाँ से गलती है, ये इसको ठीक करें, इसको यहाँ पे गलती है, ये इसको ठीक करें। लेकिन जो बंदा सिस्टम में मौजूद होता है उसको पता था कि उसको किस किस मज़ामत का सामना करना पड़ता है, उसको किस किस किस्म का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है माफियाज़ की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो कि सिस्टम को अपने हाईजैक कर चुके होते हैं, जो सिस्टम को अपने ज़ाती माली मफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और किस तरह से इस सिस्टम को जो है वो एक धंधा बना लिया जाता है मुल्क के ख़जाने को लूटने के लिए, उस तरह करने के लिए। तो ये अब इंशाअल्लाह ये सिस्टम जो है वो पीएम इमरान खान पूरी कोशिश सिस्टम को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए और इसी सिस्टम में जो है आवाम की बेहतरी, खुशहाली और तरक्की का हसूल जो है वो नमूदार हो। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मसलूक जो है वो इंतहाई रोशन है और पाकिस्तान आवाम जो है वो एक कहते हैं कि दुनिया में वाहिद कौम है जो कि जितनी मर्ज़ी बड़ी मुश्किल आ जाए ये कौम जो है उस बड़ी मुश्किल का मुकाबला जो है वो ना सिर्फ जमामती हिम्मत और हौसले से करती है बल्कि उसको शिकस्त से फाश देती है और
उन चैलेंजेस से उस तरह नज़र आती है जिस तरह से दूसरी कौमें जो हैं वो उसका सोच के भी वो निढाल हो जाती हैं कि हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ये दहशतगर्दी की जंग जो थी ये पाकिस्तानी अवाम ने उसी तरह हिम्मत और जवामंदी से जीती जिस तरह से इसको जीतने का हक था, यानी कि जीतने का उसको जीतने की कोशिश की थी। क्योंकि अगर यही जंग कोई दूसरे मुल्क में होती, जैसे किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में होती, तो वो मुल्क जो था वो आज अब तक जो था वो तबाह बर्बाद हो चुका होता। दो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी एंड our intelligence forces and our security forces who take down all the Pakistan enemies' nefarious designs and agendas who want to disrupt the peace of Pakistan. इसी के साथ चलते हैं हम इंटरनेशनल टॉपिक्स। तो इंटरनेशनल टॉपिक्स हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। उसमें जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि फ़लस्तीन के जनरल इलेक्शन जो है वो 15 साल बाद जो है वो मुनक्किद होने जा रहे हैं, और ये इलेक्शन जो है वो फ़लस्तीन की तारीख में एक संगी मील साबित होंगे और उनके फ्यूचर और आइंदा आने वाले का मुस्तकबिल जो है उसका डिसाइड करेंगे, उसकी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। तो ये इलेक्शन 15 साल बाद होने जा रहे हैं। अब दोनों पार्टियाँ जो एग्री कर गई हैं, यानी कि हमास और फतह एग्री कर गई कि अब नए इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन जो है वो उनका आने का। तो फ़लस्तीन के जनरल इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं इस वक्त 22 मई को, और ये बहुत ही अहम इलेक्शन होंगे जनरल इलेक्शन फ़लस्तीन के, और ये फैसला करेंगे कि फ़लस्तीन का मुस्तकबिल आगे क्या होगा और वो आगे उनकी किस्मत का फैसला जो है वो कौन करेगा, हमास करेगी या फिर वो अल-फतह करेगी। तो ये बहुत ही अहम होने जा रहा है। और इस वाले से हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि हमास और अल-फतह के रहनुमा की मुलाकात हुई थी मिस्र में, जो कि बहुत ही अहम चीज़ थी, और ये मुलाकात जो थी बहुत ही अहम थी, जिसमें दोनों पार्टी ने एग्री किया कि ना सिर्फ ये जनरल इलेक्शन का इनेकाद किया जाए फ़लस्तीन में, और ना इस पर ताउन किया जाए कि नई गवर्नमेंट जो है वो कौन करेगा। तो एक तरह से अमन का आगाज़ होगा फ़लस्तीन में भी, और फ़लस्तीन की मुत्तहदा गवर्नमेंट जो है वो भी वजूद में आ सकती है। तो इस वाले से जो फ़लस्तीन के सदारती इंतखाबात हैं वो भी इस महीने यानी कि इसी साल होने जा रहे हैं। तो फ़लस्तीन के सदारती इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं 31 जुलाई को। तो ये बहुत ही अहम होने जा रहे हैं। उसमें देखेंगे कि क्या महमूद अब्बास जो फ़लस्तीन के मौजूदा सदर हैं, क्या वो अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब होते हैं, क्या वो सदारती कुछ पे बराजमान होते हैं अभी, और क्या फिर कोई नया सदर जो है या फिर हमास का नया सदर जो है वो आता है सदर बनता है फ़लस्तीन का। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। और इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन की नेशनल कौंसिल है उसके जो इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं 31 अगस्त को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं रीजन में, और ये इस बात का डिसाइड करेंगे कि फ़लस्तीन जो है वो अमन की तरफ जो है वो तेज़ कदम बढ़ाता है, और कि एक मुत्तहदा गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आ सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं इस रीजन के वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन फ़लस्तीन के या ओस्लो एग्रीमेंट के तहत होते हैं तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, और इसमें क्या कहते हैं कि इसमें उसी तरह का रिजल्ट सामने आ सकता है जैसे माजी में आया था। जैसे कि वो कहते हैं कि अगर ओस्लो एग्रीमेंट के तहत जो है जनरल इलेक्शन होते हैं तो इस माजी की तरह जो है वो डिवाइडेड गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आ सकती है। जैसे कि गज़ा की पट्टी में जो था वो हमास की गवर्नमेंट थी, और जो बकिया फ़लस्तीन का टेरिटरी जो थी उसमें जो थी अल-फतह की गवर्नमेंट थी। तो अभी देखना ये बाकी है कि इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या तमाम एरिया में गज़ा की पट्टी में भी और फ़लस्तीन के जो दीगर इलाके हैं उसमें क्या सेम गवर्नमेंट वजूद में आती है या फिर अलग गवर्नमेंट वजूद में आती है, और क्या कोलिशन गवर्नमेंट जब वो फॉर्म होती है। और फिर ये भी देखना बाकी है कि इन इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो इसराइल के अमन माहदे के ऊपर कितना पड़ता है, और क्या जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फ़लस्तीन के दो कौमी हल जो है उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करती है। और ये भी देखना बाकी है कि फ़लस्तीन जो इसराइल जो इस वक्त एग्रीमेंट कर रहा है अरब रियासतों के साथ अमन माहदे कर रहा है, तो क्या फ़लस्तीन का जो अगर ये नई गवर्नमेंट जो आती है ये अगर कोई ऐसा फैसला लेती है जिसमें फ़लस्तीन इसराइल की रेकग्निशन के वाले से, तो फिर देखना ये बाकी है कि क्या इसराइल जो है क्या इस नई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा कि हमें रिकग्नाइज़ करें और फिर हम ये करेंगे, आपको ये राइट्स देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। जिस तरह से इसराइल जो है माजी में जो है वो लॉलीपॉप देता रहा है गवर्नमेंट्स को। लेकिन अब देखना ये बाकी है कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट फॉर्म में आती है, ये जो अभी मई में आएगी या जुलाई में आएगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो ये भी देखना बाकी है कि इसराइल जो है उनको लेके क्या पैकेज देता है और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो क्या पैकेज देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो फ़लस्तीन की इस नई गवर्नमेंट को क्या पैकेज देते हैं, और इस पैकेज के बारे में फ़लस्तीन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। और फिर अगर फ़लस्तीन गवर्नमेंट जो है वो जो चीज़ डिसाइड करेगी उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ अरब कंट्रीज पर पड़ेगा बल्कि एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है, और फिर ख़त्ते में नई चेंजेस जो है वो रहनुमा हो सकती हैं। तो
ये इलेक्शन जो है वो अपनी इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल होंगे, तो ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा। और इस इलेक्शंस में जो है वो ना सिर्फ ये इलेक्शन फ़लस्तीन के जो ये इलेक्शन है ना सिर्फ ये अरब कंट्रीज़ का जो मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे, बल्कि ये एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ का भी मुस्तकबिल जो है उसके भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो जहाँ तक बात रही, अब ये बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो इस वक्त इलेक्शन जो हो रहे हैं, यानी कि इस वक्त जो रहा पड़ा है इंडिया में, तो हुआ कुछ हुआ कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने जो है वो कहते हैं कि है तंग स्टेप उठाया है। देखिए बहुत ही हैरानकुन स्टेप है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया चाइना के साथ, और चाइना के साथ को क्या कीजिए, आप इन इलाकों के मालिक हैं, आप बस मज़ीद इलाके में कब्जा नहीं कीजिएगा, आप बस यहीं पर रुक जाइएगा, हम ये इलाके आपको गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। तो ये मोदी गवर्नमेंट साहब ने कर दिया है अपनी आवाम के साथ, और वहाँ पे अब एक रोला मच गया, यानी कि वहाँ पे एक तूफ़ान मच गया इंडिया में। और जो कांग्रेस पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है इस वक्त इंडिया में, उसमें राहुल गांधी साहब ने जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया है इस वक्त मोदी गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा है कि मोदी ने जो है अपना ज़मीर बेच दिया है, मोदी ने जो है हिंदुस्तान बेच दिया है, मोदी ने जो है वो हिंदुस्तान के टुकड़ों पे, यानी कि हिंदुस्तान की तकसीम पे दस्तखत कर दिए हैं, स्टैंप लगा दी है। और इस तरह से देखिए बातें उन्होंने क्या है कि मोदी जो है वो उसे मत्था टेक दिया है इस वक्त चाइना के सामने, और इसने ये कर दिया वो कर दिया, मोदी एक दूसरा शख्स है, ये है वो है। तो इस तरह की तकरीर जो थी वो इस वक्त राहुल गांधी ने की है, और सब शदीद किस्म का उन्होंने लताड़ दिया इस वक्त मोदी गवर्नमेंट को। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हमने ये डॉक्यूमेंट जो है वो साइन इसलिए किया है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, और हम अभी मज़ीद जो है वो दो तरफा जंग जो है वो उसके मुकम्मल नहीं हो सकते, और हम ये जंग जो है वो नहीं लड़ सकते। यानी कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि इंडिया जो है वो टू कंट्रीज़ या टू वे वॉर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना इसको अफोर्ड कर सकता है, और ना इसका मुकम्मल हो सकता है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी कि इंडिया ने जो है वो लद्दाख का भी कुछ इलाका जो है वो उससे दस्तबरदार हो गया है। इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं उनसे भी दस्तबरदारी का जो इंडिया ने जो है वो ऐलान कर दिया है ऑफिशियली। तो अब देखना ये है कि क्या ये आर्गूमेंट बरकरार था, और क्या फ़ौजी इनकलाब जो अभी भी शुरू हुआ है या नहीं, क्योंकि अभी तक इतलात ये हैं कि अभी तक जो है फ़ौजी इनकलाब जो है वहाँ से नहीं हो सका है। और इंडिया ने बहरहाल साइन कर चुका डॉक्यूमेंट के ऊपर, और डॉक्यूमेंट जो है अब इंडिया को बाइंडिंग हो चुका है। तो अब देखना ये कि क्या ये डॉक्यूमेंट आगे चल पाता है, और क्या ये पार्टियाँ जो है आपस में आगे चल पाती हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो है शदीद किस्म के दबाव में है, और अपोजिशन पार्टियों ने इस वक्त शदीद किस्म का प्रेशर डाला हुआ है मोदी के ऊपर। और मोदी जो है उसको किसानों के जो एहतजाज है उसके ऊपर पहले ही परेशान है, और किसानों ने जो है मोदी को चैन का सुकून का नाम नहीं लेने दिया, अच्छी बातें नहीं लेने दिया, क्योंकि मोदी साहब ने जिस तरह से एक दो बड़े सरमायाकारी अंबानी और अडानी के कहने पर जो था ये मुतनाज़ ज़राई कानून जो थे नाफिज़ किए थे, जिसमें उन्होंने किसानों का इस्तेहसाल करना था, और इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें शामिल की, जैसे मैं पहले पिछले बता चुका हूँ कि किसानों को राइट ऑफ अपील ही नहीं है कि वो अदालत में जाके उसका चैलेंज कर सकें इस कानून को, अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है। तो इसके अलावा दूसरी दिल की चीज़ें थी, वो बेसिक चीज़ें थी, वो किसान सिर्फ ये कहते हैं अब आपको कि जी आप ये कानून वापस लें ताकि इंडिया में अमन सुकून कायम हो सके परमानेंट। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है वो अब एक तरफ तो उसने अपने बैकफुट पे आ गई है चाइना के साथ, लेकिन किसानों के मामले में वो कहते हैं कि हम इस पर बैकफुट पे नहीं आएंगे, और हम उसी तरह ही अपनी पहली वाली पोजीशन पर जब वो उस तक कायम दायम रहेंगे। तो इस वाले से फिर जो राहुल गांधी साहब ने फिर इंडियन पार्लियामेंट में तकरीर की, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की उन्होंने, और शदीद तनकीद का निशाना मोदी गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि किसान और छोटे सनतकार जो छोटे दुकानदार और छोटे जो व्यापारी होते हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इस वक्त, यानी कि मुल्क की माशत में। और मोदी जो है वो इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहता है, उसको टुकड़े टुकड़े करके इसी अंबानी और अडानी को देना चाहता है, और इस मुल्क की इकोनॉमी को सत्यानाश करके मुल्क को दिवालिया करना चाहता है। इस वक्त ये कहना है राहुल गांधी का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। तो उस वक्त जब ये तकरीर कर रहे थे राहुल गांधी से, तो उस वक्त मछली मंडी बन चुकी हुई थी इंडियन पार्लियामेंट, और शदीद हुल्लड़बाजी हो रही थी और धमकियाँ दी जा रही थी बाकायदा राहुल गांधी साहब को गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से। और स्पीकर जो थे वो उनकी पार्लियामेंट के, वो उस वक्त असम्बली कंट्रोल में नाकाम हो चुके थे। तो इंडिया जो है उस वक्त शदीद तरीन अंदरूनी बहरानों का शिकार है, और उस वक्त मोदी साहब जो हैं वो चारों तरफ से इस वक्त बहरानों में घिर चुके हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मोदी ने ये बहरान खुद पैदा किए हैं, किसी ने बाहर से आके ये बहरान पैदा नहीं किए। तो अब ये देखना ही है कि मोदी साहब इन बहरानों से कैसे निकलते हैं, और इनके बहरानों से कैसे नज़र आजमा होती हैं। तो ये भी देखना भी बाकी है। तो जाते जाते हम आपको एक बात बताते चलें कि जी जो बाइडेन साहब जो हैं उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, और उसमें उन्होंने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने हौसिस बागी जो थे उनको दहशतगर्द की लिस्ट से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द नहीं है, और साथ ही साथ जो था उन्होंने ताउन जो था वो रोक दिया था सऊदी के साथ हौसिस बागी के वाले से इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मेरे ख्याल से। और
इसी तरह जो बाइडेन साहब ने जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में भी चेंजेस का ऐलान किया है, और उनका कि जो ट्रम्प साहब की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थी उनको ना सिर्फ रिव्यू किया जाएगा बल्कि उनमें नुमाया तब्दीलियाँ जो है वो की जाएंगी, और ये इमिग्रेशन जो है वो आसान बनाई जाएगी तमाम दुनिया के मुल्कों के लिए, और ताकि अमेरिका जो है वो स्किलफुल अफराद को जो है वो अमेरिका आने की दावत देता है और उनको आसानियाँ प्रोवाइड कर सके उन अफराद को जो कि अमेरिका के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं फ्यूचर में। तो अमेरिका जो है इस वक्त एक बार फिर जो है दुनिया के लिए ओपन होने जा रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो देखना ये है कि जो बाइडेन साहब की ये पॉलिसी जो है वो किस हद तक कामयाब होती है और किस हद तक उनको नए चैलेंजेस जो है वो दरपेश होते हैं। तो ये आने वाले वक्त में बात करेगा। तो इन दुआओं के साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने आके ज़रूर कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।